डीकोलोनाइजेशन एक बड़ा भारी शब्द है, लेकिन जब इसे इस तरह से कहा जाता है कि विदेशी शासन की बू को यहाँ से निकाल फेंकना है, तब हमारा दिमाग चलता है। हिंदुस्तान में बार बार मांग होती रहती है, आर्मी के ट्रेडिशंस में चेंज की बात होती है और होती है बहस, लेकिन चैड ने इस बारे में फैसला ले लिया है। एक अफ्रीकी देश है, उसने फ्रांस के साथ अपना मिलिट्री कोऑपरेशन ख़त्म कर दिया। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारा रोज़ाना का बुलेटिन जो अब IR के लिए आने लगा है, IR कैप्सूल। इसका नाम हमने रखा है राजदूत। राजदूत में हम पहले चैड की बात करने वाले हैं, उसके बाद हम जॉर्जिया जाएंगे और उसके बाद लौट कर आएंगे हिंदुस्तान। पहले हम अभिषेक से ही जानेंगे कि चैड, जो लोग हमारे दोस्त नहीं जानते, अभिषेक बता दीजिए कि चैड को वो कहाँ खोजें अफ्रीका के नक्शे में। चैड जो है अफ्रीका के सेंटर नॉर्थ में आप देख सकते हैं, एक साहिल रीजन कहते हैं वहाँ पे। साहिल जो किनारा उर्दू का शब्द है, साहिल उसका अर्थ होता है किनारा। वो एक रीजन है कि नॉर्थ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के बीच की पट्टी, सवाना ग्रासलैंड्स और सहारा रेगिस्तान के बीच का। और वो इलाका, उसमें करीब 8-9 देश आते हैं, उनके कुछ कुछ इलाके हैं और वो पिछले कुछ समय से आतंकवाद के शिकार रहे हैं। इस वजह से फ्रांस और दूसरे देश मिलिट्री भेजती है वहाँ पे उनको टैकल करने के लिए। इस पे हम आगे विस्तार से बात करेंगे। एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा कि चैड कहाँ पे है। मैं आपको उनके पड़ोसी देशों के नाम बता देता हूँ। चैड का जो एक सबसे बड़ा पड़ोसी है लीबिया, जहाँ आपको याद हो कि 2011 के अरब स्प्रिंग और मुअम्मर गद्दाफी की सरकार गई और फिर वहाँ उसके बाद शांति नहीं आ पाई। फिर एक पड़ोसी है सूडान, जहाँ सिविल वॉर चल रहा है RSF और रेगुलर आर्मी के बीच। एक देश है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, वहाँ तानाशाही शासन चलता है। एक देश है कैमरून, वहाँ लगभग 4 दशकों से पॉल बिया नाम के एक राष्ट्रपति हैं और सबसे उम्रदराज सत्ताधीशों में उनकी गिनती आती है। ये और कैमरून आइलैंड्स अलग हैं। एक देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया थोड़ा स्टेबल है, लेकिन वहाँ से बोको हराम की शुरुआत हुई थी, जो सबसे खूंखार आतंकी संगठनों में गिना जाता है। और तेल निकलता है, लेकिन गरीबी बहुत है, बहुत ज़्यादा। वो एक कहते असमानता वाली बात, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, कुछ लोगों के पास कुछ नहीं है। और एक आखिरी देश उसमें आता है जो चैड का पड़ोसी है, वो है नाइजर। नाइजर में तख्ता पलट हुआ था कुछ समय पहले और वहाँ मिलिट्री सरकार चल रही है। तो ये उसकी लोकेशन है। मतलब बहुत शांति तो वैसे भी उस इलाके में नहीं है। तो फ्रांस की जो, क्या उसका कोई कॉलोनियल पास्ट है? जैसे जो एक वो स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका था, वो एक बड़ा चर्चित का, मतलब एक उसको आप कार्टून कह लीजिए, ड्राइंग कह लीजिए, जिसमें कुछ यूरोपियन पावर्स बैठी हैं और वो अफ्रीका का बंटवारा कर रहे हैं कि तुम ये रख लो, तुम ये रख लो। क्या हम वहाँ से चैड की कहानी को समझ सकते हैं? जैसे अफ्रीका में सबसे पहला जो यूरोप का लालच था गुलामों को लेके, गुलामों का वे लोग व्यापार करते थे, अपने यहाँ जाके उनसे गुलामी करवाते थे। करोड़ों लोग इसमें गए। जब तक उनका लालच वहाँ तक सीमित था, तो वो कोस्ट लाइंस पर जाते थे, एक समंदर के किनारे, और उन्होंने कुछ ठेकेदार रखे हुए थे, वहाँ के लोकल लोग, वो लाकर बेचते थे और वो वहाँ से शिप्स में भरकर अपने देश ले जाते थे। फिर जब वो यूरोप में एक मूवमेंट चला कि गुलामी प्रथा को ख़त्म करो, ये हुआ, वो ख़त्म हुई, तो फिर इनका लालच दूसरी चीज़ों पे गया, जैसे सोना और जो कीमती धातुएं थी वहाँ, फिर वो अंदर गए। और ये फिर 1880s के दशक में होता है कि यूरोप के कुछ ताकतवर देश, जैसे उसमें जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि कौन सा देश किसके पास जाएगा, कहाँ का संसाधन किसके पास जाएगा, ताकि हम आपस में न लड़ें, इनको हम लूटें और हमारे बीच शांति रहे। तो इसी फेज में आया चैड, गया इनके पास, फ्रांस के पास। आपको नाइजर मिलता है फ्रांस के पास, बुर्किना फासो मिलता है फ्रांस के पास, माली, और ये फिर चला आपको 1960s तक। जब, और ये बहुत बड़ा कारण है, जब आप अफ्रीका के मैप में स्पेशली उसकी नॉर्दर्न कंट्रीज़ को देखेंगे, सहारा और साहेल भी उसमें आ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि यार देश का नक्शा तो एकदम ऐसे स्केल से खींच के थोड़ी लकीर बनती है, लेकिन इन लोगों ने उस जगह को वैसे बांटा है जो ना वहाँ के कल्चर से एग्री करती है, ना वहाँ के लोगों से एग्री करती है, ना लैंग्वेज, फूड, किसी को अग्री नहीं करती है। किसी ने बस एक लाइन खींच दी है और अब जो लाइन के इस तरफ है वो दूसरा देश है, लाइन के उस तरफ है वो दूसरा देश है। इसलिए, और दूसरा फिर हमको US और कनाडा की बॉर्डर है, तो वो तो उन्होंने एक फ्रेंडली उनका सेटलमेंट है कि आप मतलब वो दरअसल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ध्यान में रख के वो बांट देते हैं
कि आप इतने पैरेलल के ऊपर आप हैं, इतने पैरेलल के ऊपर ये और हैं। यही वजह है कि आपको अफ्रीका में बहुत सारे सिविल वॉर्स देखने को मिलते हैं, एथनिक, क्योंकि बटा ही नहीं है ठीक से। हाँ, एथनिक डिवाइड की वजह से। जैसे आपको सूडान का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि साउथ सूडान जब अलग हुआ बाद में 2011 में नया देश बना, तो इस तरह की स्थिति उन्होंने बनाई। और फिर वो 1950 जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब यूरोप के देशों के पास ये कुव्वत नहीं बची थी कि वो शासन कर सकें दूसरे देशों पर, तब उन्होंने जाके आज़ाद करना शुरू किया, मतलब छोड़ना शुरू किया, क्योंकि उनको निकलना पड़ा। और वो, हाँ, एक टर्म मतलब उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो चलन में आ गया कि उन्होंने आज़ादी दी, लेकिन वो उनकी मजबूरी थी और उन लोगों ने हासिल की, उनका अधिकार था वो, तो वो देने वाली चीज़ नहीं थी, वो हक था। तो फिर 1960s में अफ्रीकन कंट्रीज आज़ाद होती हैं, 50s में आपको एशिया की कंट्रीज दिखती हैं, लेकिन अब इनका लालच जो था वो तब भी ख़त्म नहीं हुआ था। इन्होंने कहा कि हम किसी नए तरीके से शासन करते रहेंगे। तो उन्होंने जो उस समय के लीडर्स थे वहाँ पे, जिन्होंने मूवमेंट को लीड किया था, तो उन लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू किया, उनको पैसे दिए, सपोर्ट दिया, ट्रेनिंग दी उनके मिलिट्री ऑफिसर्स को, और इस बेसिस पे उन्होंने एक नए किस्म का उपनिवेशवाद वहाँ पर कायम किया। इसको कहते हैं, एक टर्म है फ्रैंको अफ्रीक कि नव उपनिवेशवाद जो फ्रांस का था, उसके लिए एक फ्रांस के अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने वर्सावे उनका नाम था, उन्होंने इस टर्म का इस्तेमाल किया। तो वो आज भी चलता आ रहा है। जो फ्रांस के लीडर्स हैं, फ्रैंको अफ्रीक, हाँ, तो आपको ऐसे CFA फ्रैंक, ये कई देशों की करेंसी मिल जाएगी। ऑफिशियल जो करेंसी है वो CFA फ्रैंक है, वो उसको फ्रांस मान्यता देता है, और अच्छा, उनका बेसिस है कि इससे हमारा जो खजाना है वो बचा प्रभुत्व बना रहता है। हाँ, तो ये एक मतलब एक कॉलोनियल हैंगओवर है। तो अभी चैड में ऐसा क्या हुआ है कि उन्होंने मिलिट्री कॉपरेशन ही ख़त्म कर दिया? चैड में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी 2021 में वहाँ पर इदरिस डेबी एक राष्ट्रपति हुआ करते थे। उन्होंने 90s में मिलिट्री कू किया और फिर सत्ता में आए, और उनके खिलाफ रिबेल ग्रुप्स बहुत सारे जुटे, उनके खिलाफ लड़ाइयाँ की। तो 2021 में वो एक बार गए एक फ्रंट लाइन पे रिबेल ग्रुप्स के खिलाफ, जहाँ पे सेना लड़ रही थी, और वहाँ पे उनको गोली लगी और उनकी मौत हो गई। इसको लेकर भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि किसी ने हत्या करवाई, उनके करीबी लोगों ने। तो इदरिस डेबी के बाद उनके बेटे जो हैं महामत डेबी, उन्होंने सत्ता हथिया ली। फिर मई 2024 में महामत डेबी ने चुनाव करवाया और उसमें 90% से ज़्यादा वोट मिले, जैसा कि होता है। और फिर वो एक, मुझे कभी समझ में नहीं आया, लेकिन ये लोग ना, मैं रूस के भी इलेक्शंस में जब आएगा रिजल्ट ना, तो 97 पॉइंट समथिंग, वो 100 करते क्यों नहीं है मुझको समझ, जब देना ही है रिजल्ट। वो ये बताना चाहते हैं कि विपक्ष है। 97%, 98%, 99 भी मैंने देखा है। हाँ, वो कि निष्पक्ष चुनाव में 99% मत इधर चले गए। तो एक विपक्षी नेता खड़ा हुआ था, क्योंकि वो है ऐसे ही। तो महामत डेबी ने अब उन्होंने एक मान्यता ले ली, क्योंकि चुनाव हुए। तो अभी उनका जो साथ है, एक विक्टर ओर्बान नेता है हंगरी के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ उनकी नज़दीकी बढ़ रही है। और सब लोग जानते हैं कि ओर्बान की नज़दीकी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ है। तो अभी अक्टूबर 2024 में ओर्बान ने कुछ हंगरी के अपने सोल्जर्स थे, उनको चैड भेजने का फैसला किया। कहा कि यहाँ पे थोड़ी शांति है, बनाए रखने में मदद करेंगे और उनके सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे कि जो यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं उसको वो दबा सकें, उसको कंट्रोल कर सकें। लेकिन वो कहा जा रहा है कि वो कनेक्शन रूस से होकर आया है, कि रूस ने, क्योंकि हंगरी को एक क्या है कि वो EU का मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का, नेटो का मेंबर है, तो एक मान्यता उसको इंटरनेशनल लेवल पर है। तो वो अगर अपने सैनिक भेजता है तो वो एक अच्छी चीज़, पॉजिटिव शुरुआत मानी जाएगी। फ्रांस के साथ जो ऑफिशियल बयान है चैड का, उसमें कहा गया है कि हम जो चाहते हैं, हम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, हमारे पास अपनी कुव्वत, हमारी शक्ति है, हम खुद से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, इसलिए आप जाएं। लेकिन वो एक कनेक्शन लिंक फॉलिंग आउट तो है ही। हाँ, तो वो फ्रांस को निकालने की तैयारी है। तो उनके पड़ोसी देश भी वही कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने भी
एक उसको उस तरह देखा जा रहा है। तो ये है। और क्या आगे और इनके प्लान्स हैं रशियंस के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के? बिल्कुल, ये जो चैड से पहले आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आपको बुर्किना फासो, वहाँ 2022 में तख्तापलट हुआ। फिर उन्होंने फरवरी 2023 में वहाँ से आखिरी जो फ्रेंच सोल्जर था वो निकला। माली में 2 तख्तापलट हुए 2 सालों में, 2020 में पहला, 2021 में दूसरा। फिर वहाँ असीमी गोइता वो राष्ट्रपति बने, वहाँ से भी फ्रांस को निकलना पड़ा 2022 में मई। उसके बाद नाइजर में मोहम्मद बजूम की सरकार थी, उनको एक दिन नज़रबंद कर लिया सेना ने, फिर कहा कि फ्रांस को निकलो। फ्रांस उस समय अड़ा रहा था कि हम नहीं निकालेंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम एम्बेसी पे ताला लगा देंगे, बिजली पानी काट दी। फिर आखिर में दिसंबर 2023 में उनको निकलना पड़ा। तो इसी तरह और भी चीज़ें, अभी कुछ देश बचे हुए हैं लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं हैं कि फ्रांस ये साबित कर सके कि हम अफ्रीका में कुछ करने जा रहे हैं। अफ्रीका में जो उनका मेन मोटिव था 2012-13 के आसपास वो आए थे बोको हराम और अलकायदा इन इराक टाइप के संगठनों से लड़ने के लिए, कि वहाँ इनकी इंसर्जेंसी बढ़ रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है और वो हमको बाद में जाके हम पर खतरा बन सकता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर, यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर। तो उन्होंने सेना भेजी थी, लेकिन उसका मोटिव कहते हैं कि अलग था। फ्रांस ये दिखाना चाहता है कि हमारी वर्ल्ड में कुछ शक्ति बची है, इसीलिए हम कुछ देशों के रहनुमा हैं। तो वो एक बहुत तरह से सिंबॉलिक था, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें खराब हुई। फ्रांस जिस मकसद से आया था वो कभी पूरा नहीं हो पाया। इंसर्जेंसी बढ़ी, सिविल वॉर्स बढ़े, आतंकी संगठनों का दबदबा बढ़ा। इस वजह से जो वहाँ के लोकल लोग थे उनका गुस्सा बढ़ा। उनका कहना था कि जो फ्रेंच कंपनियां इन देशों में काम कर रही हैं असल में वो उनका मोटिव सर्व कर रहे हैं। हाँ, एक फ्रेंच प्रेजेंस वो रखना चाहते हैं क्योंकि उनके बिजनेस इंटरेस्ट है। ऑल्सो जितना जैसे जब यूएस जैसे ताकतवर देश कहीं दखल देते हैं, या जैसे रूस ने सीरिया में दिया था, तो वो इतना हार्डवेयर और इतना ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पे लेके जाते हैं कि वो वास्तव में ज़मीन पर उसका असर होता है, सक्सेस या फेलियर असाइड। जैसे असद का रेजिम पुतिन बचा ले गए, या यूएस ने कम से कम अभी तो नहीं है अफगानिस्तान में, लेकिन जब उन्होंने कैंपेन चलाया तो उन्होंने तालिबान को एक बार तो खदेड़ा काबुल से। जब उतना इन्वेस्टमेंट तब तक तालिबान का आना मुश्किल रहा। जब इन्होंने रिट्रीट किया तब वो आ पाए। तो इतना इन्वेस्टमेंट में देख, जैसे क्योंकि आप फ्रांस का उदाहरण हम चार्ट की बात कर रहे हैं, ये बाकी कॉलोनियल पावर्स भी हैं। जैसे हमको ब्रिटिश कॉलोनियल पास की आदत है ना, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, लेकिन अफ्रीका में तो ये जर्मन्स और ये सारे लोग भी हैं, और इनकी फौज आपको मिल जाएगी इनकी फैक्ट्रियों के बाहर। तो लेकिन ये उतना इन्वेस्ट कर नहीं पाते हैं कि वास्तव में एक ये असल में हार्ड पावर के ब्रोकर बन जाएं। जैसे आप अफ्रीका को लेकर जब आप न्यूज़ आप खोलेंगे तो ऐसी खबरें मिलेंगी कि ट्रेन गायब हो गई, लोग इंतजार कर रहे थे स्टेशन पे, गायब हो गए। आपको गांव में लोग घुसे मोटरसाइकिल पे सवार हथियार लेके और पूरा गांव साफ हो गया। जब फ्रेंच मिलिट्री है, मतलब अच्छी खासी प्रेजेंस है उनकी, वो कहते हैं कि हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं लोकल लोगों को, लोकल जो सोल्जर्स हैं उनको, इसके बावजूद वो उनको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। तो ये एक आती है आलोचना कि वो जो हैं उनका फोकस कुछ कहीं और है। हाँ, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, सोने की खदान है, यूरेनियम की खदान है, वहीं तक उनका फोकस सीमित है। इसीलिए उनको निकालने की लोकल स्तर पे भी, और जो न्यूट्रल जो मानवाधिकार और इन चीज़ों की बात करते हैं वो भी इस तरह की मांगे करते हैं। ठीक है, चैड के बाद चैड में हम फ्रांस की रवानगी की बात करते हैं, हमें एक और यूरोपियन पावर की बात करनी है, जॉर्जिया। ईस्ट यूरोपियन कंट्री है, और जॉर्जिया में बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई है। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री ने ये फैसला ले लिया है कि ईयू की जिस मेंबरशिप की तरफ जॉर्जिया जा रहा था, अभी वो 4 साल उस तरफ और नहीं जाएंगे, 2028 तक मुलतवी कर दिया है। इंटरेस्टिंगली जॉर्जिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि आप तो देश को पीछे लेके जा रहे हैं, और हम इससे याद हमको बार बार यूक्रेन की आ रही है कि यूक्रेन में जिस तरह से पॉलिटिकल एक फ्रैक्चर था, आधे लोग चाहते थे कि ईयू करना है, आधे लोग चाहते थे कि नहीं हम तो रूस के करीब रहना पसंद करेंगे, उसी तरह की स्थिति है। बिल्कुल, यूक्रेन में आपको 2013 के आसपास दिखेगा, जब मैदान प्रोटेस्ट, यूरो मैदान प्रोटेस्ट, क्योंकि वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो चाहते थे कि हम प्रो रसिया जाएं, और ईयू के खिलाफ थे वो। तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। फिर उसी समय रूस ने यूक्रेन का क्रीमिया और सेवस्तोपोल उस पर कब्जा किया। इसी तरह की चीज़ वहाँ पे हो रही है, लेकिन अभी रसिया यहाँ पर दखल नहीं दे रहा है। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका नाम आपको बताता हूँ,
उच्चारण के लिए माफ़ करिएगा, उनका नाम है इराकली कोबाखज़ादे। उन्होंने कहा कि जो हम वहाँ की सरकार यूरोपियन यूनियन की तरफ जाना चाह रही थी, उसकी मेंबरशिप लेना चाह रही थी, उस प्रोसेस को 2028 तक के लिए मुलतवी किया जाता है। तो और उनका ये जो फैसला आया उसकी एक वजह थी, क्योंकि आज जो ईयू की पार्लियामेंट है उसने एक ऑर्डर पास किया, उसमें कहा कि जो चुनाव हुए थे पिछले महीने जॉर्जिया में, उनके नतीजों को खारिज किया जाए, वो उसमें धांधली हुई है, तो उसी के खिलाफ ये आया। तो वो एक टक्कर है, ये होना ही था, क्योंकि जो संस्था आपकी सरकार को मान्यता नहीं दे रही है, आप क्यों मेंबर बनना चाहें। लेकिन जो वहाँ की प्रेसिडेंट है सलोम जुराबिस्वली, वो है एंटी रसिया, तो वो इसके खिलाफ है, जो जॉर्जियन ड्रीम पार्टी जो सरकार चला रही है उसके खिलाफ। तो वो पिछले महीने भी जब प्रोटेस्ट हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ, चुनाव के खिलाफ, तो उन्होंने लोगों को कहा कि आप सड़क पे उतरो, ये तो रसिया के साथ जा रहा है, तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो। जॉर्जिया पे रूस का हमला भी तो हुआ था, ये 2008 के आसपास हुआ था, जब उन्होंने और कुछ ऑक्यूपाई भी किया उन्होंने, शायद अभी भी कुछ ऑक्यूपाई करके। वहाँ पे 2 इलाके हैं, और साउथ ओसेटिया, अबाकाजिया, 2 प्रांत थे। उन्होंने खुद को आज़ाद घोषित किया था और रसिया ने उसको मान्यता दी थी, और कुछ और उसके रसिया के जो दोस्त हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूक्रेन के बहुत मतलब पास का मामला है ये। तो उस वक्त जो रसिया की सेना आई थी उनके सपोर्ट में, तो वो जो राजधानी है जॉर्जिया की तबिलिसी, वहां तक पहुंच गई। फिर वो बाद में गए किसी वजह से, लेकिन उन्होंने ये प्रेजेंस ये दिखा दिया था कि कभी जरूरत पड़ी तो हम आएंगे, हम तैयार बैठे हैं। पुतिन के शुरुआती स्टंट्स में से है, वो बहुत बड़े स्टंट्स में से है कि मैं कहीं और जाकर के भी रशियन इंटरेस्ट का ध्यान और जॉर्जिया में एक दिलचस्प है कि जॉर्जिया में ही जो जोसेफ स्टालिन थे, जो रूस के डिक्टेटर माना जाता है, उनका जन्म जॉर्जिया में ही हुआ था। तो ये जॉर्जिया की कहानी हमें अभी देखना है कि जॉर्जिया में आगे डेवलपमेंट्स क्या होते हैं। एक छोटा अपडेट हिंदुस्तान से भी है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जैसे कि हर हफ्ते होती है भारत के विदेश मंत्रालय की, और वहाँ पे प्रेस वार्ता के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया, रणधीर जायसवाल से, कि अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान में, जिसके लिए दावत हिंदुस्तान को भी दी गई है, सबसे अच्छी टीम्स में से है, और स्पॉन्सरशिप वाइज आप देखेंगे तो सबसे बड़ी टीम इंडिया की ही है, जितना पैसा चैंपियंस ट्रॉफी में जनरेट होना है। हिंदुस्तान काफ़ी पहले से रिलक्टेंट रहा है वहाँ खेलने को लेकर। बीसीसीआई कह चुका है कि हम प्रेफर करेंगे कि हिंदुस्तान के मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो या हिंदुस्तान में हो, और इस चीज़ का फैसला आईसीसी की एक बैठक में होना था। वो बैठक का रिजल्ट तो अभी आया नहीं है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मतलब कहीं पुष्टि नहीं हुई जिस समय हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगले दिन के लिए उन्होंने उन्होंने कहा, रणधीर जायसवाल ने क्या कहा जब उनको उन्होंने कहा कि अनलाइकली कि इंडिया वहां जाएगी। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई ने और बीसीसीआई का जो स्टेटमेंट होता है वो कहेंगे कि सरकार से मंजूरी मिलेगी तब जाएंगे। तो एक तरह से वो अभी टाल रहे हैं और कुछ दिनों में वो क्लियर करेंगे। लेकिन जब जयशंकर अभी गए थे कुछ दिनों पहले पाकिस्तान एससीओ समिट के लिए, और जिस तरह का माहौल बना, उन्होंने गाना बनाया था उनके स्वागत में, ट्वीट किए थे भाई वहाँ के मंत्रियों ने। तो वो एक फिर बात आई कि उन्होंने शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी, जो वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, तो उनके साथ अलग से मीटिंग भी हुई थी और कहा गया कि फिर ये जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह की चीज़ें अभी चल रही हैं उसमें इंडिया जाने के लिए तैयार नहीं दिखता। जैसे बीसीसीआई का कहना है कि हम हाइब्रिड मॉडल में खेलना पसंद करेंगे। हाइब्रिड मतलब कुछ मैच पाकिस्तान में हो और इंडिया के मैच बाहर कराए जाएं न्यूट्रल वेन्यू पे, कहीं भी शारजा दुबई में आप करा लो। ये होता रहा है। पिछले साल हुआ था एशिया कप में, जब भारत के मैच श्रीलंका में कराए गए थे, वो पाकिस्तान खेलने नहीं गए थे। तो ये मतलब हर तरह से इंटरेस्टिंग है। अगर हिंदुस्तान की टीम वहाँ खेलने जाती है तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े मैचेस होंगे जो हिंदुस्तान के होंगे, बिल्कुल, और पूरी दुनिया उसको देखेगी। लेकिन और ये सिर्फ पीसीबी के लिए नहीं, सिर्फ आईसीसी के लिए भी। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान मैच न हो तो आईसीसी का रेवेन्यू 47% तक घट सकता है। तो उनको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। बस बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर होगा तो उसका वेन्यू क्या होगा। मुझे लगता है, मतलब मैं क्रिकेट को ऐसा आउटसाइडर पर्सपेक्टिव अपने को ज़्यादा समझ में नहीं, लेकिन क्योंकि मेरे घर पे लोग देखते हैं तो इंडिया पाकिस्तान का मैच होना +1, इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर इंडिया में हो जाए तो +2, और अगर पाकिस्तान में होता है जो कि बहुत दिनों बाद
मतलब बहुत दिनों बाद, सालों, मगर 7-8 के बाद में हमने खेला ही नहीं वहाँ पे। हाँ, तो अगर कोई टूर होता है सारे सुरक्षा चीजों को ध्यान में रखते हुए, सरकार को भरोसे में लेकर के, उसको तो वो लेकर बहुत कितना बड़े मैचेस होंगे। बड़ा इतिहास है। जैसे वो कहानी चलती है गद्दाफी स्टेडियम में, हाँ। लक्ष्मीपति बालाजी जब बॉलिंग करते थे तो वो क्राउड चिल्लाता था कि बालाजी जरा धीरे चलो। इस तरह के नारे लगते थे वहाँ पे। तो ये है, मतलब खेल का अपना मज़ा है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि गवर्नमेंट डिसाइड क्या करती है। ये हमारे IR कैप्सूल की आज की 3 खबरें थी। हमारे दर्शक जो कि आप हैं, आपके रिस्पांस को देखते हुए अब हमने फैसला लिया है कि राजदूत नाम से ये कैप्सूल रोज़ आपके सामने रहेगा। आपने इस एपिसोड को देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया, और अभिषेक आपको बधाई। अब से हम डेली रेगुलर राजदूत को लोगों के लिए लेकर आएंगे।